हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी और उसी में चार चांद लगाने आज वेदांतु पंजाब का चैनल आपके लिए एक और वन शॉट लेके आया है। मैथ्स बोर्ड के एग्जाम्स में प्रोबेबिलिटी नाम का एक चैप्टर है जो बहुत ही इजी और इंटरेस्टिंग है। आज हम उसी का वन शॉट लेने जा रहे हैं जिससे आपके कंसेप्ट्स में जो भी बची खुची कसर रह गई है वो सारी एकदम पॉलिश हो जाए, एकदम फिनिश हो जाए अच्छे से। राइट। नाम है मेरा विवेक डियर और दूर कर देता हूं मैथ्स के सारे फियर। ठीक है, इसी के साथ हम शुरू करते हैं। बट शुरू करने से पहले आपके लिए क्या काम है, आप प्लीज इस चैनल को बहुत सारा प्यार दिखाएं, इन वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। जिन और बच्चों को ज़रूरत है इन कॉन्सेप्ट्स की, जिनके एग्जाम हैं, जिनको लास्ट मोमेंट पे एक वन शॉट चाहिए, कंप्लीट सेंस लाइक रिवीजन या इस तरह से उनको एक ओवरऑल आउटले चाहिए, उनके साथ शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे साथ बने रहिए क्योंकि बहुत सारी वीडियोस आने वाली हैं जो आपके एग्जाम्स में आपकी लास्ट मोमेंट पे हेल्प करेंगी। सो वेदांतु पंजाब इज विद यू, वी नीड योर सपोर्ट। राइट, सो लेट्स बिगिन दिस चैप्टर प्रोबेबिलिटी। ये चैप्टर नंबर जो है हमारी एनसीईआरटी का 13 है। वो जो एनसीईआरटी उसके दो पार्ट हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 2 के अंदर ये चैप्टर 13 है, प्रोबेबिलिटी। ठीक है, देखो प्रोबेबिलिटी में जो हमने क्लास 10th तक पढ़ा हुआ है उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज व्हाट, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल। क्या मतलब होता था सर इसका? सर इसका मतलब होता था किसी भी चीज के होने के, उस इवेंट, उस घटना के घटित होने के जो चांसेस होते हैं उनको हम ऊपर न्यूमरेटर में लिखते हैं और डिनोमिनेटर में क्या लिखते हैं, टोटल। जैसे बहुत ही सिंपल सी लैंग्वेज में हम कहें ना कि भाई एक क्वाइन है, उसको टॉस किया तो टोटल क्या क्या पॉसिबल है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, तो नीचे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और अगर कोई कह रहा है कि मैंने तो जो है बेट लगाई है कि हेड आएगा, तो मैं कहूंगा यार तुझे हेड पसंद है, तेरे लिए हेड फेवरेबल है ना, तो वो कितना है, 1 है, यानी तेरे जीतने के चांस हाफ हैं। जो तूने बेट लगाई है ना, हेड आए या टेल आए, और हेड आएगा तो मुझे पैसे मिलेंगे, या जो भी आपने जो है जिस भी कंडीशन पे बेट लगाई है वो 1/2 चांस होल्ड करता है। 50-50% चांसेस हैं कि टॉस करने के बाद आप जीत जाओगे। ठीक है, हेड आने के चांसेस कितने आए, 1/2। ऐसी कोई डाई रोल करता है मान लो एक, है ना, उसमें टोटल कितने फेस होते हैं, 6। लेकिन मैंने कहा मुझे इवन नंबर चाहिए। इवन क्या क्या होता है, 2, 4, 6। ये कितने आए, 3, तो ऊपर कितना आ जाएगा, 3। इसके भी कितने चांस हैं, 50%। ये क्लास 10 तक हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, बहुत ही क्लासिकल फॉर्मूला है, हमारी पुराने जो है क्लासेस में हमने कई बार यूज किया है। क्या, नंबर ऑफ फेवरेबल अपॉन टोटल। हाउएवर जो क्लास 12th की एनसीईआरटी है वो कहां से शुरू होती है, देखो पहला जो कंसेप्ट है क्लास 12th की एनसीईआरटी में वो है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्या मतलब होता है सर, ये क्या कंडीशन लगा रहे हैं, देखो ध्यान से समझना, मैं आपको बताता हूं। बेटा इसको ना लिखने का तरीका होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी। पहले इसको रीड करना आप समझो। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मैं निकालना चाहता हूं, लेकिन जो इवेंट है वो कब हो रहा है, गिवन बी, यानी बी हो चुका है। ए की साधारण प्रोबेबिलिटी नहीं निकालनी है, सिंपल प्रोबेबिलिटी नहीं निकालनी है, ए की कंडीशनल शर्तिया प्रोबेबिलिटी निकालनी है। शर्त पे बेस्ड, किस कंडीशन पे बेस्ड, बी हो चुका है। समझ रहे हो आप बात को? तो अब इसमें ऐसे समझो, रियल लाइफ में हम कैसे केसेस लेते होंगे। कोई बोले कि आज ना क्रिकेट मैच हो रहा है, बताओ टीम इंडिया जीतने की प्रोबेबिलिटी, वो तो नॉर्मल है, ठीक है। लेकिन मैं कहूं अगर हमारा फेवरेट क्रिकेटर लेट अस से पर्सन ए जो बैट्समैन है और वो आउट हो चुका है, तो अगर बैट्समैन ए आउट हो चुका है, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ इंडिया विनिंग निकालो, मतलब इंडिया के जीतने की प्रोबेबिलिटी जब वो बैट्समैन आउट हो चुका है। इसको बोलते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, कि कुछ इवेंट हैं जो हो चुके हैं, दे आर डन, दे आर ए थिंग ऑफ पास्ट, दे हैव अकर्ड, ये वाले ये हो चुके हैं।
और क्या होने वाला है, what is that thing of future, what is that event on which you want to bet, what is that event whose probability you want to calculate is here. ये future है, ये will, ये आने वाले टाइम में होने वाला है, इसको आप करवाना चाहते हो, ये आपकी इच्छा है, आप चाहते हो कि इंडिया जीते, लेकिन बैट्समैन तो आउट हो चुका है। ये है इसका मीनिंग। अब फॉर्मूले पे चलते हैं। देखो, अगर कोई आपसे बोले ना प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, तो आप क्या करना, डिनोमिनेटर में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी लिखोगे, ऊपर लिखोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। सर ये स्टेटमेंट को थोड़ा वैसे फील से समझाओ, ये बहुत ड्राई सा फॉर्मूला हो गया। देखो, पी ऑफ बी, बी हो चुका है, उसका डिनोमिनेटर में रखा गया है क्योंकि ये पूरा कंप्लीट है। बी जो हो चुका है वो तो हो ही गया है, उसकी प्रोबेबिलिटी नीचे रखी गई है। ऊपर क्या है, ए इंटरसेक्शन बी, मतलब बी और ए के साथ में होने के। तो सर ये तो अच्छी प्रोबेबिलिटी वही वाली बन गई जो हम पहले सोच रहे थे। हाँ, इसको उससे लिंक करो, नीचे टोटल है बी के होने के सारे चांसेस, ऊपर ऊपर क्या रखा गया है, बी के साथ ए होने की। इसका यही तो मतलब हो गया कि पहले बी हो गया, बैट्समैन आउट हो गया, और अब बैट्समैन आउट हो गया है, तो अब बताओ इंडिया जीतेगी कि नहीं जीतेगी। तो यही तो हम कर रहे हैं, नीचे बैट्समैन आउट होने की प्रोबेबिलिटी, ऊपर क्या बैट्समैन आउट हो जाए और इंडिया जीत जाए, दोनों का मिक्स। तो ये ओवरऑल नंबर हमको क्या प्रोवाइड करेगा, दिस विल प्रोवाइड अस विद द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी। ठीक, यही यहाँ पे लिखा हुआ था बेटा आप लोगों के पास, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये रहा। फर्स्ट क्वेश्चन से हम लोग शुरू करते हैं, बहुत ही इजी। क्या दिया है, P ऑफ A, probability of A is 7/13, probability of B is 9/13, and probability of A intersection B is 4/13। और पता है आपसे क्या पूछ रहा है, आपको कहता है find probability of A given B, मतलब बैट्समैन आउट हो गया, टीम इंडिया जीतेगी। ठीक है, हमारे पास फॉर्मूला है। देखो क्या करेंगे बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी में नीचे आता है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ऊपर क्या आता है बेटा बोलो, ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी कितना दिया था सर, 4/13। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना दिया था सर, 9/13। क्या आंसर आ गया जी, 4/9। ये रहा, योर फाइनल आंसर इज 4/9। और यहाँ पे थोड़ा सा अपने मतलब माइंड को और अपने जो है अपने कहते हैं ना जैसे कि मन से समझना, उसके लिए आप क्या अंडरस्टैंडिंग डेवलप करो। वैसे ए के होने के चांस थे 7/13, 7/13, लेकिन अगर बी हो चुका है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी यानी बी हो चुका है, अब ए को करवाना है, उसके चांस हैं 4/9। दीज थिंग्स आर डिफरेंट। क्यों, पहले ए को ऊपर आने का खुल के मौका मिल रहा था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सिर्फ ए को होना है बस, 7/13 यानी टीम इंडिया जीत जाए। किसी ने कहा 7/13, अब मैं कह रहा हूं वो बैट्समैन जो आपका सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट था या जो भी आपको पसंद था वो आउट हो गया है, अब जीतने की चांस सर वो तो अलग होंगे ना, आपने अपना सबसे कीमती खिलाड़ी गवा दिया है। तो खुल के ए को बाहर आने के चांसेस ये हैं, और बी के होने के बाद ए के उठने के चांस ये हैं। क्लियर, ये है काइंड ऑफ फ्लेवर जो मैं आपको देना चाह रहा हूं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बताना क्या चाहती है एक्चुअली। ठीक है, नेक्स्ट अगला सवाल है बेटा, 10 कार्ड्स आर नंबर्ड 1 to 10 and placed in a box, mixed up thoroughly and then one card is drawn randomly। यानी एक ना बॉक्स था किसी के पास, ये लो जी बना दिया, उसमें कार्ड थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। If it is known that the number on the drawn card is more than 3, what is the probability that this is an even number? ये नॉर्मल प्रोबेबिलिटी नहीं है, कंडीशनल है। शर्त क्या है सर, शर्त है इफ इट इज नोन दैट द नंबर ऑन द कार्ड इज मोर देन 3, इज दिस इवेंट ऑफ पास्ट, यस। हैज दिस इवेंट अकर्ड, यस। क्या ये हो चुका है, यस। तो ये गिवन वाला टास्क है। बच्चे हमेशा इस चीज में कंफ्यूज रहते हैं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में पी ए गिवन बी लिखूं या पी बी गिवन ए लिखूं। ध्यान से समझो क्या हो चुका है।
सर जो हो चुका है वो है कार्ड मोर देन 3, तो मैं इसका नाम रखूंगा ए। व्हाट इज ए इवेंट? कार्ड मोर देन 3। अगर मोर देन 3 है तो उसके अंदर क्या क्या हो सकता है, जरा ये बताओगे? 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। बी इवेंट क्या है? बी उसका नाम रख दो जो वो चाहता है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एन इवन नंबर। इज इट समथिंग दैट विल अकर इन फ्यूचर? यस। क्या ये कुछ ऐसा है जो होने वाला है? यस। ये हुआ नहीं है, ये होने वाला है, और हम इसके सपोर्ट में हैं, हम इसके फेवर में हैं। तो इसका मतलब क्या होगा? हम इसका दूसरा इवेंट का नाम रखते हैं बी। कार्ड इज एन इवन नंबर। बेटा इवन नंबर कौन से होते हैं 1 से 10 में? 2, 4, 6, 8 और 10। अब देखो वो कहता फाइंड द प्रोबेबिलिटी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी क्या? इफ द कार्ड नंबर इज मोर देन 3 देन इट इज एन इवन नंबर। यानी इवन नंबर होना चाहिए, और कार्ड पे नंबर जो मिला है पास्ट में जो हुआ है वो किससे बड़ा है? 3 से बड़ा है जी। ये हमने इवेंट डिफाइन किए हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर गिवन दैट द कार्ड शोज नंबर ग्रेटर देन 3। क्या फॉर्मूला पढ़ा था? जल्दी जल्दी बता दो, इजी से एकदम। क्या? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए अपॉन में क्या आता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, है ना? सर ये 2 नंबर निकाल के लाने हैं जी, सवाल खत्म। लेकिन इन 2 नंबर्स तक भी तो पहुंचना आना चाहिए। ये क्या कहता है बताना? इसको कैसे रीड करते हैं? प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर इज इवन एंड ग्रेटर देन 3। टोटल कार्ड्स कितने होते हैं बताओ? 10। 10 है, 1 से 10 थे। कौन से नंबर हैं? इंटरसेक्शन मतलब दोनों होना चाहिए। कौन से नंबर हैं जो इवन भी और 3 से बड़े भी हैं? सर वो नंबर हैं 4, 6, 8, 10। कितने आए? 4, यानी 4/10। ठीक है। नीचे क्या आएगा? P ऑफ A। व्हाट इज A? कार्ड मोर देन 3। 3 से बड़े कितने नंबर हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। कितना आया? 7/10। 10 से 10 कैंसिल, क्या बचा? बोलो। 4/7। ये है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। इस बात की कंडीशन, इस बात की कंडीशन कि कार्ड पे नंबर 3 से बड़ा आ गया, आ गया। अब वो इवन होना चाहिए, उसके चांसेस हैं 4/7। बहुत इजी चैप्टर है, पता है। आमतौर पे पता है क्या, बच्चे ना सब चीजों को मिक्स सा कर देते हैं, इस कंसेप्ट को उसमें, उसको इसमें, फिर कहते हैं सर ये तो हो ही नहीं रहा। बहुत इजी और बेसिक चैप्टर है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। ये देखो, कंसीडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग ए क्वाइन। ठीक है जी, एक ना क्वाइन था किसी के पास, एक तरफ उस पे हेड होगा, दूसरी तरफ क्या होगा बेटा? टेल होगा। ठीक। इफ द क्वाइन शोज हेड देन टॉस इट अगेन। मतलब अगर क्वाइन के ऊपर हेड आया तो क्या करना है? फिर सिक्का उछाल दो। तो यानी सिक्का कितनी बार उछल गया? 2 बार उछल गया। पहली बार क्या आया था? हेड, और अगली बार क्या आ सकता है? या तो हेड या टेल। तो आउटकम देखना कैसे लिखते हैं आप लोग ध्यान से, एच एच और एच कॉमा टी। मतलब सिक्का उछाला, हेड आया तो एक और बार उछाला, हेड आने के बाद एक और बार क्या क्या हो सकता है? एच एच हो सकता है और एच टी। फिनिश। नेक्स्ट। इफ इट शोज टेल देन थ्रो अ डाई। लेकिन अगर टेल आया तो सिक्के को रखो साइड में, और डाई जो ये हमारे पास होती है ना, लूडो खेलते हैं हम जिसके अंदर, उसके अंदर 6 फेसेस होते हैं, उसको रोल करना है हमें। ठीक है, तो उसमें तो कितने नंबर होते हैं सर? 6 होते हैं। तो टेल आने के बाद क्या क्या हो सकता है? T,1, T,2, T,3, T,4, T,5 एंड T,6। सर हमने इस इवेंट में, नहीं इस एक्सपेरिमेंट में होने वाली सभी पॉसिबिलिटीज, सभी संभावनाओं को हमने इकट्ठा कर दिया है। सर कौन कौन सी पॉसिबिलिटी है? देखो, एच एच, एच टी, T1, T2, T3, T4, T5, T6। बस इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता है इवेंट में, एक्सपेरिमेंट में। फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट दैट द डाई शोज ए नंबर ग्रेटर देन 4। तो इसका नाम ए रखो। ए कौन सा इवेंट है? डाई शोज
नंबर ग्रेटर देन 4। अच्छा, ग्रेटर देन 4 में क्या क्या आता है? बस 5 और 6 आता है। गिवन दैट देयर इज एटलीस्ट वन टेल, बी कौन सा इवेंट होगा? एटलीस्ट वन टेल। समझ में आई बात? ये दो इवेंट हैं और सवाल पता है हमसे क्या निकलवाना चाहता है? वो चाहता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी। क्यों? गिवन दैट देयर इज एटलीस्ट वन टेल, ये हो चुका है, दिस इज पास्ट, ये होके खत्म, तो ये इधर आ गया। क्या वो चाहता है, क्या होने वाला है? होने ये वाला है, वो चाहता है डाई शोज नंबर ग्रेटर देन 4, वो ए, तो ए गिवन बी। क्लियर हो गई यहां तक बात? अब इसका फॉर्मूला लिख दो। क्या? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, उम्मीद है यहां तक बात समझ में आई होगी। चलो अब सर ये नंबर भी तो निकालने हैं, हाँ इसके तो दिमाग लगाना पड़ेगा। देखो उनकी बात करते हैं जरा। ये जो टोटल यहाँ पे लिखे हुए हैं ना हमारे पास, ये जो भी सैंपल स्पेस में ये जो आउटकम्स हैं पॉसिबल, इनकी जरा ना प्रोबेबिलिटीज में लिख देता हूँ एक बार। आप बहुत ध्यान से समझना ये कंसेप्ट, जो मैं इनकी प्रोबेबिलिटी लिखने जा रहा हूँ कि वो सर ने कैसे लिखी होंगी। हम कलर चूज करते हैं, चलो रेड से लिख देते हैं। देखना, एक कॉइन को जब उछाला तो हेड कितने से आ सकता है? 1/2 से। और टेल कितने से आ सकता है? 1/2 से। अभी सिर्फ इधर से इधर वालों की प्रोबेबिलिटी लिखी है। हेड आने के बाद एक और बार सिक्का उछाला तो अगली बार क्या चाहिए? हेड, यानी हाफ इंटू हाफ कितना हो गया? प्रोबेबिलिटी क्या है? एच एच की 1/4। क्या प्रोबेबिलिटी एच एच की? 1/4। हेड इंटू टेल, हाफ इंटू हाफ कितना हो गया? 1/4। पहला हेड हाफ से, अगला हेड हाफ से 1/4, पहला हेड हाफ से, अगला टेल हाफ से, कितना हो गया बेटा? 1/4। टेल हाफ से और 1, डाई में तो 6 होते हैं तो 1/6, 1/2 इंटू 1/6, 1/12, 1/12, 1/12, 1/12, 1/12, 1/12। सर ये इतनी सारी प्रोबेबिलिटी लिख दी, गलत लग रही है? नहीं सही है, बताऊं कैसे? चेक करना जरा। 1/4 प्लस 1/4 प्लस 6 टाइम्स 1/12, हाफ प्लस हाफ कितनी होती है टोटल प्रोबेबिलिटी? 1। किसी भी चीज की टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है, दे आर करेक्ट। तो मैंने 1 को तोड़ तोड़ के सारे जो आउटकम्स हैं उनको उनका हिस्सा बांट दिया। एच एच और एच टी को 25%, 25%, T1 T2 T6 तक 1/12, 1/12, 1/12, 1/12, उनको सिर्फ 1/12 हिस्से में आया। ठीक है सर, ये सब कर क्यों रहे थे बेटा? अभी ये कैलकुलेट करने हैं ना, इस वजह से। न्यूमरेटर देखो, ए इंटरसेक्शन बी, इसका क्या मतलब होगा बेटा? इसका मतलब देखो कि जो ए में भी हो और बी में भी हो। ए क्या है? डाई शोज नंबर ग्रेटर देन 4, यानी 5 और 6। तो इनमें सब में 5 6 कहां है? नहीं है, नहीं है, नहीं है, नो नो, ये रहे। और इंटरसेक्शन मतलब बी भी होना चाहिए, एटलीस्ट वन टेल। क्या इनमें एक एक टेल है? यस, यानी ऊपर कितना आएगा? T5 और T6 की प्रोबेबिलिटी आएगी न्यूमरेटर में। ए इंटरसेक्शन बी दोनों होनी चाहिए, एक टेल होना चाहिए और 5 और 6 होने चाहिए। तो T5 और T6, उनकी प्रोबेबिलिटी दोनों की ऐड कर दूं मैं, 1/12, 1/12। ठीक। जिन बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है मैं यहां लिख देता हूं T5 और T6, इन दोनों की प्रोबेबिलिटी यहां ऐड करी है, ये ना T5 और T6। बेटा डिनोमिनेटर में क्या है बोलो? P ऑफ B। व्हाट इज B? एटलीस्ट वन टेल। एटलीस्ट वन टेल के अंदर पता है क्या क्या आएगा? एच एच है ही नहीं, टेल एच टी, यस। T1 से T6, हाँ सर सबके अंदर एक टेल तो है ही। दे कॉन्स्टिट्यूट इवेंट बी। बी से कम से कम एक टेल होना चाहिए। देखो एच टी, T1 T2 T3 T4 T5 T6 सब में एक टेल है। इनकी प्रोबेबिलिटी ऐड होके कहां आएगी बोलो? डिनोमिनेटर में। तो एच की प्रोबेबिलिटी, एच टी की प्रोबेबिलिटी क्या थी? 1/4। T1 से T6 तक की प्रोबेबिलिटी 6 है वो, और एक की प्रोबेबिलिटी है 1/12। करेक्ट? आप ऐड कर लेना इनको,
1/12 कितना होता है? 1/6। यहां पे 6 से कितने पे कटाइए? 2 पे। हाफ और 3/4 कितना होता है? 3/4। तो ये आ जाएगा कुछ इस तरह से, 1/6 और 3/4 का तो उल्टा हो गया, तो 2 और 3 कितना आया जी? 2/9। 2/9 इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फॉर दिस इवेंट। इवेंट कौन सा है? ए गिवन बी। ए क्या था? नंबर मोर देन 4। बी क्या था? एटलीस्ट वन टेल। आ गया आंसर 2/9। ये है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ये चैप्टर का 33% कंट्रीब्यूट करता है। 3 एक्सरसाइज हैं इस चैप्टर में, आप एनसीईआरटी खोल के देखना। ये पहला जो पोर्शन है थ्योरी, सॉल्व्ड एग्जांपल और एक्सरसाइज का, ये पहला कॉन्सेप्ट है जो आपको आना चाहिए। मैंने 2-3 सवाल करवा दिए हैं इस पे। चलिए नेक्स्ट पे। ठीक है, और देखो, मल्टीप्लीकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी, ये कहां से आया? ये ना कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को ही थोड़ा सा चेंज कर दिया है, उसके फॉर्मूले को, और इन्होंने कह दिया ये मल्टीप्लीकेशन रूल बन गया। सर मतलब हमें पागल बना रहे हैं? हाँ देखो कैसे। मैं आपसे कहूं कि ये क्या होता था, सर ये पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी होता है, और फिर मैं कहूं इसको यहीं छोड़ दो, इसको इधर भेज दो, तो ये सर ऐसा बन गया जी। यस, यही क्या है? अरे मल्टीप्लिकेशन रूल है यार, मतलब बेवकूफ बना रहे हैं हमको। सीधी सी बात है, फॉर्मूले में इधर उधर भेज दिया इन्होंने। ये तो सही है, इन्होंने बस फॉर्मूले के उधर से उधर भेजा है। हाउएवर इसमें एक अंडरस्टैंडिंग आपको डेवलप करनी पड़ेगी बेटा, वो क्या है देखना। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, मतलब ए और बी के साथ होने की प्रोबेबिलिटी निकालने का तरीका क्या है? पहले इवेंट बी को करा दो, मतलब ये इंडिया जीते और वो बैट्समैन भी आउट हो जाए, हमारा फेवरेट बैट्समैन, तो हम क्या कर सकते हैं बताओ? बैट्समैन को आउट करा दो, और फिर क्या कराओ? इंडिया को जिता दो, गिवन बैट्समैन इज आउट। समझ में आई? पहले बी को करा दो, फिर बी के होने के बाद ए की प्रोबेबिलिटी, यही तो दोनों के साथ होने की प्रोबेबिलिटी है। ए इंटरसेक्शन बी, दोनों साथ में कैसे होंगे? पहले एक को करा दो, खत्म। फिर उसके होने के बाद दूसरे की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लगा दो, तो वो इवेंट दोनों साथ में नहीं हो गए क्या? हो गए जी। ठीक है, एक और एग्जांपल से समझा देता हूं जिनको ये बात डाइजेस्ट नहीं हुई। मैं और मेरा फ्रेंड दोनों मूवी देखना चाहते हैं। हम दोनों जो है पीवीआर में पहुंच के मूवीज देखना चाहते हैं। कोई मूवी लगी है, ठीक है, तो मैंने क्या किया, पहले तू चला जा, तू पहुंच, मैं आ रहा हूं। तो पहले वो पहुंच गया, फिर उसके पहुंचने के बाद मेरे जाने की प्रोबेबिलिटी इनको मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि वो पहले पहुंच गया था, उसके जाने के बाद मैं चला गया, हम दोनों वहां पहुंच गए, देखो हम दोनों मूवी देख रहे हैं और तुम ये वीडियो देख रहे हो बैठ के। ठीक है, अच्छा अब ये जो मल्टीप्लीकेशन हमने पढ़ा अभी, मल्टीप्लीकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी, इस पे बेस्ड एक सवाल कर लेते हैं। ठीक है, बाकी आप तो प्रैक्टिस करोगे ही घर पे एनसीईआरटी से। ये एक सॉल्व्ड एग्जांपल है आपकी बुक में। क्या? एन अर्न कंटेन्स 10 ब्लैक एंड 5 व्हाइट बॉल्स। अर्न कुछ नहीं, एक बॉक्स होता है, 10 ब्लैक बॉल्स हैं और 5 व्हाइट बॉल्स हैं, ये दिया हुआ है जी। अच्छा अब ये क्या बोलते हैं? 2 balls are drawn from the urn one after other without replacement। मतलब एक बॉल निकाली, रख दी, वापस नहीं निकाल के बाहर रखनी है, अगली बॉल निकाली, बाहर रख दी, एक और फिर दूसरी, 1 by 1 विदाउट रिप्लेसमेंट। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बोथ ड्रॉन बॉल्स आर ब्लैक? यानी जो दोनों बॉल बाहर आई वो दोनों काले रंग की होनी चाहिए, इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ठीक है, तो मैं पता है इसको कैसे लिखूंगा? पहली बॉल भी ब्लैक होनी चाहिए और दूसरी बॉल भी ब्लैक होनी चाहिए, ये तो पूछ रहा है वो हमसे। तो हम क्या लिख सकते हैं बताओ? वो वाला फॉर्मूला लगाओ। B1 इंटरसेक्शन B2 कैन बी रिटन एज, पहली बॉल ब्लैक आ जाए, मेरा दोस्त गया मूवी देखने, वो पहुंच गया, अब उसके जाने के बाद मुझे जाना है, कैसे? प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड बॉल ब्लैक आने की गिवन प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 बिकॉज B1 हैज ऑलरेडी अकर्ड एंड नाउ B1 इज ए थिंग ऑफ पास्ट, B2 इज येट टू हैपन।
यही तो है मल्टीप्लीकेशन ऑफ रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी। पहले मेरा दोस्त चला गया, उसके जाने के बाद मैं चला गया, बस। देखो अब क्या करना है इसमें, प्रोबेबिलिटी ऑफ B1, मतलब जब मैं उस बॉक्स के पास गया तो मैंने उससे कहा मुझे एक बॉल ब्लैक दे दो, तो उसने कहा सुनो इसमें ब्लैक बॉल्स 10 हैं, 10 और टोटल कितने हैं 15, ये लो, यही है प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल, फेवरेबल 10 टोटल 15। अब मैंने ना इसमें से एक बॉल निकाल दी, ये लो, ये बॉल मेरे पास बाहर आ गई, लेकिन डब्बा तो अब भी वही है, क्यों? उस डब्बे में क्या रखा होगा बताओ, 9 ब्लैक 5 वाइट। तो मैंने इससे कहा फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट सेकंड बॉल इज ब्लैक गिवन फर्स्ट इज ब्लैक। तो गिवन फर्स्ट इज ब्लैक, इसका मतलब है फर्स्ट जो बॉल ब्लैक है वो मैंने बाहर निकाल दी। अब बाहर निकालने के बाद B2 की प्रोबेबिलिटी सेकंड बॉल भी ब्लैक कैसे आएगी, फेवरेबल 9 है और टोटल बॉल्स 14 है। इसको आप सिंप्लीफाई करो, क्या 3 से कट रहा है, ये 3 और 5, 2 से कट रहा है 7, 5 3 जा 15, 5 7 जा, अच्छा 5 से भी कट गया, तो कितना आ गया ये हमारे पास आ रहा है 3/7। कैलकुलेशन आप लोग चेक कर लेना, ठीक है, तो ये आ रहा है 3/7। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं बेटा। 3 cards are drawn successively without replacement from a pack of 52 well shuffled cards। 52 कार्ड्स आपको पता होंगे, ब्लैक होते हैं, रेड होते हैं, यहां 13 का पाइल होता है, यहां 13 13 13, फिर 13 में क्या होता है 1 से 10 तक कार्ड्स होते हैं, और किंग क्वीन जैक, ऐसा ही सब में कॉपी पेस्ट होता है। ये हैं पत्ते हमारे जिनसे हम खेलते हैं। 3 पत्ते निकाले विदाउट रिप्लेसमेंट, निकाल के बाहर रखा, फिर अगला, वापस नहीं रखना गड्डी में, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट 2 कार्ड्स आर किंग्स एंड थर्ड कार्ड ड्रॉन इज एन एस। मतलब पहले जो 2 पत्ते हैं वो होने चाहिए किंग, और तीसरा पत्ता क्या होना चाहिए, एस। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करोगे आप लोग, प्रोबेबिलिटी पहला किंग, दूसरा किंग और तीसरा एस। इसको लिखने का क्या तरीका है, पहले एक किंग निकाल दो, फिर दूसरा किंग गिवन K1 हो गया है, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ एस गिवन किंग दोनों बाहर आ गए हैं। क्या यूज किया सर ये आपने, ये मैंने यूज किया है मल्टीप्लीकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी। पहला किंग पहले ही आने के बाद दूसरे किंग की प्रोबेबिलिटी, दोनों किंग के आने के बाद तीसरे एस की प्रोबेबिलिटी, मल्टीप्लीकेशन याद करो। 3 दोस्त मूवी देखने जा रहे हैं तो बस उनका वो लगा दिया। पहले किंग की प्रोबेबिलिटी देखो, किंग 1 2, ये 4 किंग हैं और टोटल कितने हैं 52, ये पहला। अगला देखो, एक किंग जा चुका है, फिर से उसको किंग चाहिए, तो मैंने कहा किंग कितने बचे हैं बेटा, 3 बचे हैं। नीचे क्या आएगा 51, बताओ बताओ 51 क्यों, क्योंकि जब एक कार्ड कम कर दिया तो टोटल 52 थे, लेकिन अब कितने बचे 51 बचे, ये देखो। अगला, ये किंग भी चला गया, अब टोटल कितने कार्ड्स बचे हैं, ओनली 50, ओनली 50 बचे हैं ना, उसको क्या चाहिए एस। इक्का 1 2 3 4, कितना आ गया 4/50। समझ में आया क्या लगाया, पहला किंग 4/52, एक किंग बाहर आ गया ना, 3 बचे, टोटल कितने बचे 51, दूसरा किंग बाहर आ गया, नीचे कितने बचे 50, और कितने एस थे 4। इनको आप मल्टीप्लाई करना मुझसे बेहतर जानते हो, आपका आंसर आ जाएगा। कंसेप्ट समझ में आया, बस मेरा वो काम था, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करके अपना आंसर निकाल लो। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास अगला कॉन्सेप्ट इस चैप्टर का, जो कहता है इंडिपेंडेंट इवेंट। क्या होते हैं ये इंडिपेंडेंट इवेंट और कैसे पता लगता है इनके बारे में। देखो, इंडिपेंडेंट इवेंट का मतलब होता है अगर कोई भी 2 इवेंट के साथ होने की प्रोबेबिलिटी, फिर मैं बोल रहा हूं उनके एक साथ होने की प्रोबेबिलिटी, उनके
एक साथ होने की प्रोबेबिलिटी अगर उनकी अलग अलग प्रोबेबिलिटी के मल्टीप्लिकेशन के बराबर आ जाए तो वो कैसे होते हैं? इंडिपेंडेंट इवेंट। म्यूचुअली इंडिपेंडेंट, आपस में इंडिपेंडेंट, ये है मतलब। यानी अगर दो इवेंट साथ में हो जाएं, उनकी प्रोबेबिलिटी अलग अलग प्रोबेबिलिटी के मल्टीप्लिकेशन के बराबर आ जाए तो वो इंडिपेंडेंट है। ये तो हो गया फॉर्मूला। अब फीलिंग समझो, इसके बैकग्राउंड में चल क्या रहा है, ये जो फॉर्मूला है इसके पीछे थॉट क्या है, ये बताओ। क्या मैं ये आपको पढ़ा के आ चुका हूं? हाँ सर, आपने कहा था 33% ऑफ द चैप्टर फर्स्ट एक्सरसाइज से है, क्योंकि 3 एक्सरसाइज है और पहली एक्सरसाइज में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी थी। देखो, E गिवन F इज E इंटरसेक्शन F अपॉन F। ठीक बेटा, इंडिपेंडेंट मतलब मैं मूवी देखने जा रहा हूँ अपने फ्रेंड के साथ, लेकिन हम इंडिपेंडेंट है, मतलब वो कहीं और रहता है, वहां से अपने बाइक वगैरह पे आएगा, मैं कहीं और रहता हूँ, मैं वहां से ऑटो करके जाऊंगा। हमारा आपस में कोई लिंक नहीं है, ठीक है। हम दोस्त हैं, एक दूसरे को जानते हैं, ठीक है, लेकिन हमें उस दिन पता ही नहीं कि वो भी वही मूवी देखने जा रहा है, मैं भी वही मूवी देखने जा रहा हूँ। मतलब हम दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली जा रहे हैं। वो तो बाई चांस वहां पहुंच के पता चलेगा, अरे तू तो मेरा दोस्त निकला, हम तो एक ही मूवी देखने आए हैं। लेकिन जब हम घर से चले तो हमें एक दूसरे के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी। मेरा जाना और उसका मूवी देखना जाना आपस में इंडिपेंडेंट है। मेरे जाने से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके जाने या ना जाने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्या प्रोबेबिलिटी E गिवन F E के बराबर हो जाएगा? यस। मेरा दोस्त मूवी थिएटर में पहुंच गया, मुझे इस बात से कोई लेना देना नहीं है। हमने कोई प्लान बना के थोड़ा ना देखने गए हैं, वो अलग जा रहा है, मैं अलग जा रहा हूं। तो मेरे जाने की प्रोबेबिलिटी, चाहे वो वहां पहुंचा है चाहे वो नहीं पहुंचा है, मेरी प्रोबेबिलिटी, इट इज नन ऑफ योर प्रोबेबिलिटी। ठीक है, आगे E इंटरसेक्शन F, और यहां पे क्या था, सॉरी F, तो ये उधर चला जाएगा मल्टीप्लाई होके, क्या आ गया बोलो? प्रोबेबिलिटी ऑफ E, प्रोबेबिलिटी ऑफ F बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F। ये जो फाइनली क्रक्स जूस निकल के आया पूरे डिस्कशन का, वो हमको सीधे ऐसा रिजल्ट देता है जो हम डायरेक्ट सवाल में लगा सकते हैं। मतलब अगर मेरा मूवी देखना और मेरे दोस्त का जाना, हम दोनों साथ एक ही थिएटर में पहुंचना चाहते हैं, लेकिन हमारा आपस में कोई कांटेक्ट नहीं है, वी आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, तो आप चुपचाप हमारी प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई कर दोगे। मतलब मेरे मूवी देखने के चांस और उसके देखने के, और आपस में मल्टीप्लाई, क्योंकि हम इंडिपेंडेंट हैं, वी डोंट नो ईच अदर। सो दिस फॉर्मूला टॉक्स अबाउट द इंडिपेंडेंस ऑफ टू इवेंट्स। उम्मीद है आपके दिमाग में कुछ बातें गई होंगी। सवाल से शुरू करते हैं। एन अनबायस्ड डाई इज थ्रोन ट्वाइस, एक डाई को दो बार फेंका गया। लेट इवेंट ए बी द ऑड नंबर ऑन द फर्स्ट थ्रो एंड बी द इवेंट ऑड नंबर ऑन द सेकेंड थ्रो, चेक द इंडिपेंडेंस ऑफ ए एंड बी। ठीक है ये बात? चलो मैं इसको यहां पे समझा देता हूं, इसको क्लीन कर देता हूं एक बार, फिर हम लोग इस सवाल को डिटेल में सॉल्व करेंगे। देखना, जब मैंने डाई को फेंका तो वो आउटकम याद है, बचपन में हम ऐसे 9th-10th में करते थे, 1-3 1-4, है ना ऐसे, और फिर ऐसे यहां शुरू हो जाते थे, कहां तक, 6,1, और कहां पे खत्म होता था ये खेल हमारा, जाके यहां पे। ये 36 आउटकम्स बन जाएंगे। कहता ए एक ऐसा इवेंट है ऑड नंबर ऑन द फर्स्ट थ्रो, मतलब पहली जो डिजिट है आउटकम की वो ऑड होनी चाहिए। ठीक है, ए कौन सा इवेंट है? ऑड नंबर ऑन फर्स्ट प्लेस। फर्स्ट प्लेस मतलब जैसे ये ना 1-1-1-1 तो ऑड होता है। आगे देखो, बी द इवेंट ऑड नंबर ऑन द सेकेंड थ्रो, ऑड नंबर ऑन सेकेंड थ्रो, सेकेंड प्लेस लिख देते हैं। जैसे यहां पे 1 है, 3 है, 5 है, ये वाले बी के अंदर जाएंगे। कहता चेक देयर इंडिपेंडेंस, चेक द इंडिपेंडेंस ऑफ द इवेंट्स ए एंड बी।
कैसे चेक करेंगे सर? आपने एक ही फॉर्मूला बताया, इंडिपेंडेंस को देखते ही क्या लगाना है बताओ? इंडिपेंडेंस को देखते ही लगाना है कि क्या ये ट्रू होगा या फिर नहीं होगा। ठीक है, चेक कर लें क्या? चलो, एलएचएस, एलएचएस आ रहा है दोनों के साथ होने की चांसेस। दोनों साथ मतलब सर ऑड नंबर फर्स्ट पे भी होना चाहिए और ऑड नंबर सेकंड पे भी होना चाहिए। टोटल आउटकम बताना ये कितने हैं? 36, और दोनों ही पे ही ऑड होना चाहिए, मतलब 1 1 चलेगा, 1 3 1 5, 3 आ गए यहां से। ठीक है, उसके बाद 2 1, 2 वाला तो कुछ भी नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि 2 वाली सीरीज में तो सबसे पहला नंबर इवन है, और जबकि ए इंटरसेक्शन बी का मतलब है दोनों पे ही कैसा होना चाहिए? ऑड नंबर होना चाहिए। यानी हमें सिर्फ 1 की सीरीज लेनी है, 3 की और 5 की। 1 1 3 1 6 1 वाली सीरीज, सॉरी 6 नहीं आएगा, 5 1 वाली सीरीज लेनी है। इनके अंदर भी 1 2 3 ऑड मिले हैं, इसके अंदर 1 2 3 ऑड मिलेंगे, इसके अंदर 1 2 3 ऑड मिलेंगे, तो 3 3 6 और 3 कितने हो गए? 9 हो गए। कितना आ गया? 9/36। 9/36 कितना होता है? 1/4। एलएचएस आ गया 1/4। चलो आरएचएस पे चलते हैं। आरएचएस देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ऑड नंबर ऑन द फर्स्ट प्लेस, पहली प्लेस पे ऑड नंबर 1 1 1 1, 3 वाला 6, फिर 5 वाले 6, 6 12 और 18 कितना आ गया? 18/36। ऑड नंबर ऑन द सेकंड प्लेस 1 1 1 1 1, 3 3 3 3 3, सेकंड पे ऑड 5 5 5 5 5, 6 12 और 18 कितना हो गया? 18/36। कितना आ गया? 1/4। डू दे मैच? Yes, absolutely. So are they independent? Yes, because they satisfy this relation that both want to go to movie and they are independent of each other. We can multiply their separate probabilities. So yes, वो independent हैं। इस तरह से चेक करना है independence of the events। आगे चलते हैं हम लोग। ये एग्जांपल देखो, if A and B are two independent event, then the probability of occurrence of at least one of them is given by 1 minus P A bar इंटू पी बी बार। चलो इसको हम लोग प्रूफ करना सीखते हैं बेटा। देखना, अगर वो दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट हैं तो इसका मतलब है, क्योंकि सवाल में दिया था ना, इसका मतलब है उनके साथ होने की प्रोबेबिलिटी को अलग अलग मल्टीप्लाई कर सकते हैं, राइट? एटलीस्ट वन का मतलब होता है ए यूनियन बी। ए यूनियन बी क्यों आएगा? क्योंकि दोनों में से कोई सा एक चले या दोनों चले, बात सही है। एक मूवी देखने जाए, दूसरा जाए, दोनों जाए, एटलीस्ट वन का मतलब किसी ना किसी को तो जाना पड़ेगा, तो वो क्या होता है? ए यूनियन बी। यूनियन बी इसको लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी। क्यों? ये कहां से आया? ये तो हमने क्लास 11th में वो सेट वाले में पढ़ा हुआ है ना। व्हाट इज ए यूनियन बी? ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन क्या लिखते हैं? पी ए इंटू पी बी। ये कैसे आया भाई? सर ये रहा, ये तो था इंडिपेंडेंस का मतलब, यहां पुट कर दिया हमने। देखो पी ए पी बी कॉमन लेना, क्या आएगा? 1 माइनस पी ए। मैं पी ए को क्या लिख सकता हूं? 1 माइनस पी ए बार, मतलब ए होने की प्रोबेबिलिटी है 1 में से माइनस करना ए के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी। व्हाट इज 1 माइनस पी ए? पी ए बार। सही है ये बात? अच्छा, अब हम क्या कर सकते हैं इसके अंदर? देखो, जैसे ही मैंने ये लिखा यहां पे ए बार और ए बार, तो मैं इनके अंदर क्या देख पा रहा हूं कि अगर मैं यहां से इनमें कॉमन ले लूं, क्या कॉमन लिखूं? हम लोग ऐसा करते हैं, इसमें पी ए बार को कॉमन ले लेते हैं। जैसे ही पी ए बार को कॉमन लिया तो यहां पे आएगा, यहां पे बचेगा 1
यस, और यहां पे कितना आएगा, प्लस ऑफ पीबी। एक्चुअली मैंने, एक सेकेंड बस, हाँ, माइनस पी ए बार को कॉमन लिया तो यहां 1 बचा और यहां आएगा 1 माइनस पी बी। तो ये क्या प्रूव हो गया बेटा, 1 माइनस पी ए बार इंटू पी बी बार, क्योंकि 1 माइनस पी बी क्या होता है, पी बी बार होता है। तो हेंस प्रूव्ड कि दिस इज इक्वल टू 1 माइनस पी ए बार इंटू पी बी बार, वो हमने प्रूव कर दिया वहां पे। तो ये प्रूफ जो है हमारी एनसीईआरटी में दिया है, आपको ये आना चाहिए। ठीक, क्या कहता है ये, इट सेज अगर दो इंडिपेंडेंट इवेंट है और एटलीस्ट 1 होने के चांस क्या है, 1 माइनस पी ए बार इंटू पी बी बार। ये हमने उसका प्रूफ लिखा है यहाँ पे। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, चलो। अब थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, और यहीं पे हम बेस थ्योरम को भी समझेंगे। ये समझ लेना, बिकॉज ये अगले पार्ट जो चैप्टर में हमने शुरू में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पढ़ा, फिर हमने इंडिपेंडेंट और वो रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन पढ़ा, और अब ये हमारा बचे हुए चैप्टर का द मोस्ट, द हैवीएस्ट, द बल्कीएस्ट पार्ट है, टोटल प्रोबेबिलिटी और बेस थ्योरम। इस पे तो सवाल गारंटीड आएगा, बेस पे तो ऐसा कोई ईयर नहीं होगा जिस बार उन्होंने पूछा नहीं होगा। बेस थ्योरम इज वेरी इंपॉर्टेंट, और ये बहुत आसान है। अगर आप एक बार समझ लोगे ना कि ये क्या कहना चाह रहा है, फिर आप कभी नहीं अटकोगे सवालों में। देखो ध्यान से क्या कहता है ये, इस डायग्राम को समझना आप पहले तो। ये ना यूनिवर्सल वो बनाया हमने सेट, उसके अंदर ना कुछ इवेंट्स थे, E1, फिर E2, फिर ये E3, फिर E4, और कहाँ तक गए हम लोग, En तक। ये डॉट डॉट का मतलब है अलग अलग इवेंट है, मतलब पूरे यूनिवर्सल सेट को सभी इवेंट्स ने अपने अपने टुकड़ों में बांट लिया। फिर अब हम एक इवेंट ए की बात कर रहे हैं जो होने जा रहा है, और वो ए इस तरह से बनेगा। वो किसी के अंदर E1 के अंदर थोड़ा पार्ट है, E2 के अंदर है, E3 के अंदर है, E4, E5 डॉट 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 En के अंदर है। यानी जो पूरा सैंपल स्पेस है उसके अंदर E वाले जो हैं इवेंट्स, उन्होंने उसको बांटा E1 अप टू En, और उसके अंदर पूरा A बन रहा है, जो कि जो पूरा A वाला जो वो इवेंट होने वाला है वो उसके अंदर है। ठीक, तो ए का कुछ हिस्सा E1 से आता है, कुछ E2 से आता है, कुछ E3, कुछ E4 अप टू En, तब जाके वो ए वाला बबल जो ये ब्लू कलर का है वो बन रहा है, राइट। टोटल प्रोबेबिलिटी देखो क्या होती है, वो कहते हैं P ऑफ A, यानी A होने की प्रोबेबिलिटी को कैसे लिखा जा सकता है, ये समझना आप लोग। देखो इसको लिखा जा सकता है P ऑफ E1, यानी E1 इवेंट हो गया पहले वाला बबल, और फिर P ऑफ A गिवन E1। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है E1 को करा लो और E1 के अंदर जो A का हिस्सा है वो करवा लो, मतलब लेट अस कवर दिस पार्ट। सेकंड, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 सर ये रहा, और प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन E2, मतलब E2 होने के बाद उसके अंदर जो A वाला हिस्सा है, ये E2 होने के बाद उसके अंदर जो A वाला हिस्सा है ये निकाल लो। ऐसे करते करते लास्ट En करा लो, ये रहा En होने के बाद A की प्रोबेबिलिटी, ये क्या लिखा है, P ऑफ A गिवन En, यानी ये ऐड कर दो। बेटा अगर ये सारे शेडेड एरिया को आप ऐड करोगे तो क्या बन जाएगा, यू विल गेट P ऑफ A। इसको इकट्ठा कर दिया डरावनी फॉर्म बनाने के लिए, क्या, P ऑफ EJ, J कहां से, 1 से N, क्योंकि यहां कितने E थे, ये 1 to N। प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन EJ, मतलब J को 1 डालना, E1 करा लो, E1 के बाद A, 2 डालो, E2 करवा दो, E2 के बाद A, ऐसे करते ऐड करते चले गए। जब इन सारे इवेंट्स को करवा दिया, उनमें ये शेडेड हिस्से ऐड कर दिए, तो A बन जाएगा। दिस इज नोन एज थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। मतलब जो A होने की प्रोबेबिलिटी है वो कुछ E1 से आ रही है, कुछ E2 से आ रही है, कुछ E3 से आ रही है, तो उन सबको ऐड कर दो तो ये उसकी टोटल प्रोबेबिलिटी बता देगा। ये है एक्चुअल मीनिंग इसका। इस पे बेज ने क्या बिल्डअप किया वो देखो, बेज थ्योरम समझो। यहीं पे उसने ये बोला कि अगर आप प्रोबेबिलिटी ऑफ E, मान लो कोई सा एक एलिमेंट है, हमने बोला मैं E3 गिवन A निकालना चाहता हूं, ये तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर मैं E3 गिवन A, मतलब कि A हो चुका है, समझ रहे हो,
बेस किसके बारे में बात कर रहा है? बेस कहता है ए हो गया है। टोटल प्रोबेबिलिटी ने क्या कहा था? ये अलग अलग इवेंट में जो ए होने की टोटल प्रोबेबिलिटी वो निकाल दी। बेस ने क्या कहा कि अगर E3 हो गया, ये E3 यहां पे दिया हुआ है, मान लो E3 हो गया है, तो अब आपने ए की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो हम कहेंगे ऐसा है, आप हम लोगों से ये चाहते थे कि E3 की प्रोबेबिलिटी निकालो ए के होने के बाद, यही चाहते थे। तो ऐसा है, ए की टोटल प्रोबेबिलिटी क्या थी? ए की टोटल प्रोबेबिलिटी थी प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E1। ऐसे करके हम लोग लिखते जाएंगे और इनका एडिशन करते चले जाएंगे आखिरी वाले तक, और जहां पे आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ En, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन En। ये पूरी कहानी हमने करनी है डिनोमिनेटर में। क्यों सर? अरे E1 हो गया, E1 होने के बाद ए की प्रोबेबिलिटी, फिर E2 हो गया, E2 होने के बाद ऐसी nth इवेंट हो गया, और उसके बाद ए की प्रोबेबिलिटी। समझ रहे हो आप लोग इस बात को? ठीक है। और ऊपर क्या आएगा? ये जो E3 लिखा है ना, इसके वाला पार्ट यहां से उठा के ऊपर भेज दो। इसके वाला पार्ट क्या होगा सर? प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 और इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E3। ये अब इस पूरी कहानी को समझो, हमें करना क्या है बेस थ्योरम में। बेस थ्योरम में अगर किसी इवेंट E3 की प्रोबेबिलिटी और ए हो चुका है, तो आप नीचे क्या लिखोगे? नीचे आप जो है उसके अंदर लिखोगे कि वो E1 इवेंट करवा दिया, फिर ए हो गया, E2 करा दिया, फिर ए हो गया, En करा दिया, फिर ए हो गया। मतलब नीचे ए के होने के सारे तरीके। क्यों? क्योंकि ए हो चुका है। ए इज द इवेंट ऑफ पास्ट। दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 गिवन ए। ए इज द इवेंट ऑफ पास्ट। ये लो जो हुआ था उसकी सारी प्रोबेबिलिटी लिख दी। तो ऊपर क्या पूछा है? E3। तो इसका क्या मतलब है? E3 से ए होने के, यानी E3 और फिर E3 के बाद क्या करा दो? ए करा दो, उसको ऊपर रख दो। ठीक है। उम्मीद है आपको इसकी थोड़ी सी फीलिंग समझ में आ रही होगी कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। इस फॉर्मूले को रटने के बजाय अगर हम फील से समझेंगे ना, तो ये बहुत आसान हो जाएगा हमारे लिए। ठीक है। तो ये टोटल प्रोबेबिलिटी है। टोटल प्रोबेबिलिटी क्या कहती है? कुछ नहीं कहती है, डरावनी फॉर्म है। मैंने आपको सिंपल लैंग्वेज में बताया। इस इवेंट में ए होने के, इस इवेंट में E2, ऐसे करते En में ए होने के चांस, इन सबको ऐड करो तो टोटल प्रोबेबिलिटी बन गई। बेस थ्योरम क्या कहती है? E3 के होने के चांस अगर ए हो चुका है तो नीचे सारी लिख दो। ठीक। ऊपर क्या करोगे? ऊपर आप लिखोगे E3 से होने के चांस ए के। बस ये थी बेस थ्योरम और टोटल प्रोबेबिलिटी। अब हम इसके कई सारे सवाल करेंगे, जो फेमस सवाल है एनसीईआरटी में, सॉल्व्ड एग्जांपल्स, जो एग्जाम में भी कई बार आए हैं। 3 से 4 सवाल इस पे करेंगे, जिससे कंसेप्ट आपका रॉक सॉलिड हो जाए। देखो पहला यहां पे क्या है? अ पर्सन हैज अंडरटेकन ए कंस्ट्रक्शन जॉब, द प्रोबेबिलिटीज आर 0.65 दैट देयर विल बी ए स्ट्राइक। यानी उसने ना कोई जॉब करनी चाहिए, कंस्ट्रक्शन जॉब, और वहां स्ट्राइक हो या ना हो, भगवान जाने। होने के चांसेस कितने हैं? 0.65। तो स्ट्राइक ना होने के चांस कितने हो गए बेटा? 0.35। आप हमेशा ना ऐसे चार्ट बना के चीजों को जब करोगे ना, तो क्लैरिटी आएगी, मिस्टेक्स होने के चांस कम रहेंगे। अगर स्ट्राइक हुई 0.8%, द प्रोबेबिलिटीज आर 0.6, ठीक है, दैट द कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम इफ देर इज नो स्ट्राइक। ठीक है। टाइमली, ये टेबल बना दी बेटा। देखो अगर स्ट्राइक हुई, ठीक है, तो 0.8 प्रोबेबिलिटी है कि टाइम पे काम हो जाएगा। 0.8। इफ देर इज नो स्ट्राइक, तो नो स्ट्राइक तो वो रहा। एंड 0.32 दैट कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड ऑन, नहीं एक सेकेंड, एंड 0.32 दैट द कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम इफ देर इज ए स्ट्राइक। अच्छा ये थोड़ा सा उल्टा हो गया यहाँ पे, एक सेकेंड बस। द प्रोबेबिलिटीज आर 0.65 दैट देयर विल बी ए स्ट्राइक, ऑल राइट। 0.80 दैट कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम इफ देर इज नो स्ट्राइक। ये लो,
ये देख रहे हो कितना कंफ्यूजिंग है, इसलिए इसे लिखना जरूरी है। अगर आप चार्ट नहीं बनाओगे, सीधे वैल्यूज पुट करोगे तो बहुत कंफ्यूज हो जाओगे। पॉइंट 32 दैट कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम इफ देयर इज ए स्ट्राइक। पॉइंट 32 डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम। तो आप देखो ध्यान से, टाइमली कंप्लीट होने के यहां 0.38% चांस है ना, तो इसमें डिले होने के चांस कितने हैं? 0.68। 0.8 टाइम पे होने के चांस हैं और 0.20 डिले होने के चांस हैं। अब हम चलते हैं सवाल पे, देखो ध्यान से। कह रहा है डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम। देखो टोटल प्रोबेबिलिटी को अप्लाई कैसे करते हैं? ऑन टाइम। ऑन टाइम वर्क के लिए देखो, हो सकता है स्ट्राइक हो और काम टाइम पे हो जाए, हो सकता है स्ट्राइक ना हो और काम टाइम पे हो जाए। यही तो वो सारे E1 E2 E3 हैं, समझ रहे हो आप? वो डायग्राम जो मैंने बताया था आपको, वो E1 E2 E3 मतलब स्ट्राइक हो या ना हो, और उसके अंदर बीच में जो ए था वो क्या है? वर्क ऑन टाइम। तो पहले इवेंट 1 से उसके होने के चांस, इवेंट 2 से उसके होने के चांस, किसके होने के? टाइमली वर्क होने के। तो देखो स्ट्राइक हुई, कितने प्रोबेबिलिटी थी? 0.65। काम टाइम पे हो जाए, कितनी प्रोबेबिलिटी थी? 0.32। स्ट्राइक नहीं हुई, कितनी प्रोबेबिलिटी थी उसकी? 0.35। और काम टाइम पे हो जाए, कितनी प्रोबेबिलिटी थी? 0.8। ये कैलकुलेशन आप मुझसे बेहतर करना जानते हो बेटा, मेरी तो कैलकुलेशन बहुत स्लो है, मेरी मैथ्स वीक है, आप सब एकदम सुपर चैंपियंस हो। इस कैलकुलेशन को आप अपने आप करो और आंसर तक पहुंच जाओ। कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत है तो आप वीडियो के नीचे टाइप करो, डिस्कस करो, पूछो, ठीक है? मैंने आपको ये एक्सप्लेनेशन दे दी, ये कैसे आया। स्ट्राइक हुई तो टाइम पे कर देंगे, स्ट्राइक नहीं हुई तो टाइम पे कर देंगे, काम तो टाइम पे होना ही होना है। तो एक ही टोटल प्रोबेबिलिटी लिख दी, चाहे E1 हो चाहे E2 हो। E1 E2 क्या है? स्ट्राइक्स होना और ना होना, राइट? चलो नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगला सवाल क्या है? नेक्स्ट सवाल कहता है बैग 1 कंटेन्स 3 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल्स। बैग 1 क्या क्या है बेटा? 3 रेड 4 ब्लैक। बैग 2 5 रेड 6 black. One ball is drawn at random from one of the bags and is found to be red. इनमें से किसी एक बैग में, पता नहीं किसमें, कोई आया होगा ऐसे अनजान आदमी, उसने बॉल निकाली, लेकिन उसने देखा बॉल निकालने के बाद वो कैसी मिली? रेड मिल चुकी है, रेड हो गई है। और अब फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज ड्रॉन फ्रॉम बैग 2। मतलब एक बच्चा गया उस रूम में, उसने बैग में हाथ डाला, बॉल निकाली, बाहर आके बोलता है देखो रेड बॉल रेड बॉल। अब हम ये कहना चाहते हैं कि ये जो बच्चे के हाथ में रेड बॉल है, कितने % चांस है कि ये बैग 2 से निकाल के लाया है? तो अब हमें ये निकालना है, देखना ध्यान से। बेस थ्योरम भी तो यही कह रही थी, बेस थ्योरम जो मैंने पढ़ाई थी, P ऑफ E3 गिवन A, है ना ऐसे। तो अगर एक इवेंट हो गया, मतलब रेड बॉल आ गई है, और आप क्या चाहते हो? ये पता करना चाहते हो कि ये बैग नंबर 2 से आई है। तो अब देखो एप्लीकेशन ऑफ बेस थ्योरम कैसे होगा, देखो। प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल probability that ball is from bag 2 given that it has been found to be red, this is an event of past and this is yet to occur। मतलब रेड हो चुकी है, बैग 2 में से या 1 में से पता लगाना बाकी है, प्रोबेबिलिटी निकाली जा रही है उसकी, देखो। तो बहुत सीधी सी बात है, हमने कहा था नीचे सारी टोटल प्रोबेबिलिटी लिख देनी है ना। अगर वो बैग 1 से निकालता, मान लो, तो बैग 1 हाफ से, क्योंकि 2 ही बैग हैं तो एक बैग की प्रोबेबिलिटी कितनी है? हाफ। इस बैग से रेड बॉल निकालने के चांस 3/7। बोलो ये कौन से लिखी गई है? बैग नंबर 1 से। लेकिन रेड बॉल तो बैग 2 में भी है, तो अब क्या आएगा बोलो? यहां पे लिखेंगे हाफ। हाफ क्यों आया? बैग 2 को सेलेक्ट करने के लिए। हाफ % 50% चांस है ना बैग 2 में हाथ डालने के। रेड बॉल्स 5/11। और बेस ने कहा था ऊपर क्या जाएगा?
बैग टू, क्योंकि आप बैग टू की प्रोबेबिलिटी निकालना चाहते हो। जो मैंने पीछे फॉर्मूला समझाया था उसमें E3 था, तो E3 वाली टर्म कहाँ गई थी? ऊपर। बैग टू का मतलब क्या है? ये बैग टू वाली टर्म कहाँ जाएगी? ऊपर। और कैसे जाएगी? एज इट इज, हाफ इंटू 5/11। क्या ये हाफ 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 कट गया? जी सर। क्या आंसर बचा बताओ? वी आर गेटिंग 5/11, 3/7 plus 5/11. Calculation, you are very smart, more intelligent than me. You can do it by yourself. Right? वो आप कर सकते हो। चलें जी नेक्स्ट पे। देखो इतना सा आसान है, बेस थ्योरम एकदम आसान है, पता नहीं बच्चे क्यों घबराते रहते हैं उससे। नेक्स्ट, अगला सवाल क्या है? अच्छा, ये तो बहुत फेमस एग्जांपल है ये एनसीईआरटी का, कितनी ही बार तो ये पेपर में आ चुका है। देखो, सपोज दैट द रिलायबिलिटी ऑफ ए HIV टेस्ट इज स्पेसिफाइड एज फॉलोज। ह्यूमन इम्यूनो वायरस का टेस्ट कर रहे हैं ये लोग, HIV वायरस का, और ऑफ द पीपल हैविंग HIV 90%, यानी लोगों को एक्चुअली HIV है, वो बीमार हैं HIV से। 90% ऑफ द टेस्ट डिटेक्ट द डिजीज, मतलब उनका टेस्ट करवाया जाता है और टेस्ट डिटेक्ट कर देता है, पकड़े जाते हैं, उनका रिजल्ट सही आता है। कितने परसेंट चांस है? 0.9। 90 का मतलब यही होता है। एंड 10% गो अनडिटेक्टेड। ठीक है, टेस्ट में अनडिटेक्टेड मतलब वो बीमार थे लेकिन टेस्ट के रिजल्ट उनको पकड़ ही नहीं पाए, मतलब उनकी रिपोर्ट सही नहीं आई। गलत रिपोर्ट कितनी आती है? 0.1। केमिस्ट की मिस्टेक रही होगी, उससे नहीं हो पाया टेस्ट सही से, फेल हो गया, उसका रिजल्ट नेगेटिव आ गया है। आगे, ऑफ पीपल फ्री ऑफ HIV, मतलब जिनको HIV नहीं है। ये वो लोग हैं बेटा जिनको HIV नहीं है, जो बिल्कुल स्वस्थ हैं, बढ़िया कंडीशन में हैं। 99% ऑफ द टेस्ट आर जज्ड एज HIV नेगेटिव, यानी कि टेस्ट करेक्ट काम करता है और बोलता है उनको HIV नहीं है। कितने परसेंट केसेस में? 99 में, यानी 0.99% इस बात के चांस हैं कि आपको HIV नहीं है। आप टेस्ट कराने गए और टेस्ट ने करेक्ट रिजल्ट दिया कि आप स्वस्थ हैं, आप बढ़िया हैं। 0.99। ठीक है, बट 1% आर डायग्नोज्ड आर HIV पॉजिटिव। इनकरेक्ट। कितने परसेंट के लोगों के रिजल्ट इनकरेक्ट आते हैं? 0.01, 1%। ठीक है, from a large population of which 0.1% have HIV, one person is selected at random, given the HIV test and the pathologist reports him or her as HIV positive. What is the probability that person actually has HIV? मतलब वो एक बंदा गया वहां पे, उसने अपना टेस्ट कराया, उसको डॉक्टर ने बोला आपको तो HIV है। अब वो ये जानना चाहता है कि ये जो स्टेटस है, जो पूरा टेस्ट का हमारे इंडिया में लेबोरेटरी का जो रिलायबिलिटी है, क्या मुझे सच में HIV है? मतलब वो डॉक्टर की बात को टेस्ट करना चाहता है कि मतलब इसकी बात में कितनी सच्चाई है। हालांकि डॉक्टर ने और जो पैथोलॉजिस्ट था उसने टेस्ट कर लिया अपना, वो फिर भी ये जानना चाहता है कि ये जो बता रहे हैं ये डॉक्टर की बातों में कितनी सच्चाई है। ठीक है, चलो देखो, लार्ज पॉपुलेशन में से कितने लोगों को HIV होता है? सिर्फ 0.1% को, यानी कि HIV होने के चांसेस कितने हैं? 0.001। सर ये कैसे लिखा आपने? बेटा 0.1% यानी 0.1/100, यानी क्या हो गया? 0.001। तो कितने लोगों को HIV नहीं हुआ बताओ? अगर ये 0.001 है तो 0.999 इतने चांसेस हैं कि HIV नहीं है आपको। देखो 0.1%, और 0.1% अगर इधर आ गए तो इधर कितने बचे? 99.9। 99.9/100 कितना होता है? 0.999। डेटा इज कंप्लीट, चार्ट इज रेडी, इंफॉर्मेशन इज देयर, लेट्स अप्लाई बेस थ्योरम। देखो, ये कोई एक हंसता खेलता इंसान है, पूरी समरी दे रहा हूं बेस थ्योरम लगाने से पहले। इसके HIV होने के चांस हैं 0.001। हर किसी को थोड़ी ना हो जाता है, कोई मलेरिया डेंगू थोड़ी ना कि सबको हो जाएगा। तो 0.001 है, उसको HIV है। वो टेस्ट कराने गया, टेस्ट में पकड़ा गया, 90% चांस है। टेस्ट में नहीं पकड़ा गया,
0.1% चांस है, ठीक। उसको HIV नहीं था, 0.999, इतने हाई प्रोबेबिलिटी है कि वो HIV नहीं है। वो टेस्ट कराने गया, ठीक है। टेस्ट ने करेक्ट बताया कि आप मस्त हो, आप बढ़िया हो, आप हेल्दी हो, आप जाओ घर जाओ। 0.99% चांस है। टेस्ट ने गलत बता दिया, अरे कि आपको HIV नहीं था, लेकिन टेस्ट ने कह दिया कि आपको है। इस बात के परसेंट के चांस कितने हैं? 0.01। ठीक है, ये डेटा है। अब सवाल पे बेस थ्योरम लगाते हैं, देखना। देखो, वन पर्सन इज सेलेक्टेड एट रैंडम गिवन द HIV टेस्ट हो चुका है। पैथोलॉजी रिपोर्ट्स हिम और हर एज HIV पॉजिटिव। व्हाट इज द इवेंट ऑफ पास्ट? वो क्या है जो हो चुका है? उसका रिजल्ट पॉजिटिव आ चुका है। गिवन याद है, A गिवन B, तो यहां आएगा उसका HIV टेस्ट पॉजिटिव आया है। टेस्ट ऑफ HIV हैज कम पॉजिटिव। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट पर्सन एक्चुअली हैज HIV? हैज HIV, ये निकालना है। तो प्रोबेबिलिटी दैट ही हैज HIV गिवन टेस्ट तो पॉजिटिव आ चुका है। टेस्ट आने के बाद अब वो ये देखना चाहता है कि मैं सच में कितने % चांस है कि मुझे सच में HIV है। देख, ये जो लिखा है हैज HIV एंड गिवन दैट टेस्ट इज पॉजिटिव, तो जो गिवन वाला है वो इवेंट हो चुका है, तो वो डिनोमिनेटर में आएगा बेटा। डिनोमिनेटर में याद करो, बेस थ्योरम में नीचे क्या आता था कि उसको जो है जितने टोटल तरीके से उसको लिखा जा सकता था वो आता है डिनोमिनेटर में, ठीक है। तो टेस्ट HIV का पॉजिटिव कब कब आ सकता है? देखना सर, हो सकता है उस बंदे को HIV है। HIV है, सुनते रहना ध्यान से, ये किसकी प्रोबेबिलिटी है? उसको HIV है। वो टेस्ट कराने गया, ठीक है। टेस्ट में वो पकड़ा गया, कितने से पकड़ा जाता है? 0.9 से। डिनोमिनेटर में क्या चल रहा है? टेस्ट HIV का जो पॉजिटिव आने के तरीके, वो सच में बीमार था, टेस्ट में भी बीमार आया है, टेस्ट पॉजिटिव हो गया। सर अगर वो बीमार है और टेस्ट ने नहीं बताया तो क्या रिजल्ट पॉजिटिव आएगा? नहीं, वो बीमार है बट टेस्ट में पकड़ा नहीं गया ना, छोड़ दो। सर वो बीमार नहीं है, वो बीमार नहीं है और टेस्ट ने कहा हाँ आप बीमार नहीं हो, करेक्ट। करेक्ट मतलब टेस्ट का रिजल्ट अच्छा आया, जैसा मतलब वो था इंसान, वो बीमार नहीं था, उसने कहा बीमार नहीं है। सर यहां पे नहीं आएगा क्योंकि यहां बात हो रही है गिवन दैट द टेस्ट इज पॉजिटिव। सर वो बीमार नहीं है और रिजल्ट गलत आ गया कि ये तो बीमार निकला। यही तो केस हमें दूसरा यहां लिखना है, क्या? दैट द पर्सन इज नॉट सिक बट द टेस्ट इज इनकरेक्ट। बंदा अच्छा खासा है, टेस्ट कह रहा है नहीं तुम बीमार हो, तो टोटल कितने तरीकों से उसकी बीमारी बाहर आ सकती है? वो सच में बीमार है और टेस्ट ने बिल्कुल सही रिजल्ट बताया है, वो अच्छा है, टेस्ट ने गलत रिजल्ट बता दिया। सही है। ऊपर क्या आएगा? बेस थ्योरम में क्या था? जिसका आप पूछ रहे हो उसको नीचे से उठा के ऊपर भेज दो। हैज HIV, हैज HIV इनमें से कौन सा केस था? सर पहले वाला, तो इसको कहां चिपका देंगे? ऊपर। उसको HIV था और वो टेस्ट में पकड़ा गया। कैलकुलेशन आप मुझसे ज्यादा स्मार्ट हो, फटाफट करके अपना आंसर निकाल लो। वेरी क्लासिक एग्जाम्पल, कई बार ये प्री बोर्ड्स में बोर्ड्स में पूछा जा चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है आपके लिए, एक कंसेप्चुअल क्लैरिटी देता है बच्चों को, ठीक है। और बेस थ्योरम का डर दूर करने के लिए इस एग्जाम्पल को करो, आपका हाथ एकदम सेट हो जाएगा बेस थ्योरम के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर लिखने में। नेक्स्ट पे चलते हैं। कह रहे हैं अ डॉक्टर इज टू विजिट ए पेशेंट। क्या जमाना आ गया, अब डॉक्टर पेशेंट के पास आ रहे हैं, ठीक है। फ्रॉम द पास्ट एक्सपीरियंस इट इज नोन दैट प्रोबेबिलिटी ही विल कम बाय ट्रेन। वो महाराज ट्रेन से आएंगे, 3/10 चांस है। वो बस से आएंगे, 1/5 चांस है। वो स्कूटर से आएंगे, वो 1/10 चांस है। और किसी और से आएंगे, अदर। अदर किस पे बैठ के आएंगे और कोई बताओ? बैलगाड़ी पे आएंगे, ठीक है। तो ट्रेन से, बस से, स्कूटर से और बैलगाड़ी से। द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल बी लेट,
मतलब वो अगर बस से आए तो वो लेट हो सकते हैं, ट्रेन से आए तो लेट हो सकते हैं, उनके वो चांसेस हैं। इन सब में प्रोबेबिलिटी ऑफ लेट बाय ट्रेन कितना दिया हुआ है? 1/4। प्रोबेबिलिटी ऑफ लेट बाय बस कितना दिया है? 1/3। प्रोबेबिलिटी ऑफ लेट बाय स्कूटर कितना दिया हुआ है? 1/12। ठीक है। बट इफ ही कम्स बाय अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट देन ही विल नॉट बी लेट, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ लेट बाय अदर इज व्हाट? इज 0। वो लेट आएंगे ही नहीं। बैलगाड़ी है भाई, उसको कौन रोक सकता है? वो तो जाएगी, टाइम पे पहुंचाएगी एकदम जबरदस्त तरीके से। अच्छा, ट्रेन से जाएंगे और लेट हो गए 1/4, बस से गए और लेट हो गए 1/3, स्कूटर से गए और लेट हो गए 1/12। लेकिन चौथे में क्या दिया था? इफ ही कम्स बाय अदर मीन्स देन ही विल नॉट बी लेट, ही विल बी ऑन टाइम। बैलगाड़ी कैन नेवर बी लेट। और हैरानी की बात है, जब बैलगाड़ी चलती थी तब इंसान टाइम से जाता था सही जगह पे। अब ये कार, स्कूटर, बस, हवाई जहाज चलने लगा है, हर जगह लेट आते हैं। स्टूडेंट्स देख लो रोज क्लास में लेट आ रहे हैं, टीचर्स देख लो टीचर्स भी लेट आ रहे हैं, है ना? तो बैलगाड़ी यूज करें। नेक्स्ट देखो, आगे कह रहा है व्हेन ही अराइव्स ही इज लेट, मतलब वो पेशेंट तक पहुंचा और पेशेंट इतने में खत्म हो गया था, वो तो लेट पहुंचा वहां पे। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही कम्स बाय ट्रेन? बेस थ्योरम। कैसे सर? वो कह रहा है वो लेट हो चुका है, दिस इज एन इवेंट ऑफ पास्ट, दिस इज डन। लेट तो लेट, पेशेंट तो निकल गया इतने में। अब वो ये पता करना चाहता है, जो भी उस घर में लोग हैं वो ये पता करना चाहते हैं कि डॉक्टर लेट है, हमें पता है, लेकिन ये बताओ क्या कितने चांस हैं कि ये ट्रेन से आया है, ये पता करना है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी दैट ही केम बाय ट्रेन एंड ही इज लेट। देसी जुगाड़ लगा दो हमारा बेस वाला, जैसे मैं आपको सिखा रहा हूं। लेट होने के कितने तरीके हैं सर? वो ट्रेन से आएगा और लेट हो जाएगा, ट्रेन से आया और लेट हो गया। सर वो बस से आएगा, लेट हो जाएगा। सर वो स्कूटर से आएगा, लेट हो जाएगा। और बैलगाड़ी से आएगा, लेट ही नहीं होगा। ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही कम्स बाय ट्रेन। और ट्रेन, ट्रेन वाला इनमें से जो है उसको कहां पहुंचा देना है? ऊपर। ट्रेन वाला कौन सा है सर? ट्रेन का 3/10 इंटू 1/4 वाला है, उसको कहां रखना है? ऊपर। तो ये कितना आ जाएगा? 3/10 इंटू 1/4। कैलकुलेशन आप मुझसे ज्यादा होशियार हैं, बहुत ही जबरदस्त हैं, इंटेलिजेंट हैं, हाईली एफिशिएंट इंटेलिजेंट हैं। आप खुद ये कैलकुलेशन करें, मुझे माफ करें। आपकी अमानत आपके नाम। ठीक है जी, कंसेप्ट में कोई दिक्कत है तो बताइए, कैलकुलेशन आपके नाम। डन? ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं फिर। देखो कितना आसान है बेस थ्योरम एकदम। बस एक बार वो ग्रिप बन गई ना हाथ पे, जैसे आपने देखा होगा कैसे जो है ये लोग जो एथलीट्स वगैरह होते हैं, स्विमर होते हैं, इनका ये इतनी बार प्रैक्टिस करते हैं ना उस चीज को कि वो इनके ना एकदम फ्लो में बन जाती है। ऐसे हम देखते हैं कोई शेफ वगैरह है, वो खाना कितना फास्ट फास्ट एकदम परफेक्ट बनाता है। तो क्या है, आप इसकी जब बहुत बार प्रैक्टिस करोगे ना, वो आपके हाथ में सेट हो जाएगा, आपकी जो है ना मेमोरी में फिट हो जाएगा कि क्या लिखना है, कैसे करना है। फिर आपको ऐसे नहीं सोचना पड़ेगा बार बार कि अरे यहाँ क्या आएगा, यहाँ क्या आएगा। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे आप कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ, उतना आपके लिए ईजी होता चला जाएगा। ठीक है, ये एक सवाल देखो, कितने सारे सवाल करा रहा हूं मैं आपको बेस के ऊपर, क्योंकि मुझे पता है इससे सवाल आएगा और आपके लिए इसमें प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। अब मैन्युफैक्चरर हैज 3 मशीन ऑपरेटर, मतलब एक मालिक है, मालिक को मोटा बना देते हैं, इसके अंदर 3 ऑपरेटर हैं, बेचारे पतले दुबले काम करते रहते हैं दिन भर। ए, बी और सी, और ये मालिक है, मालिक। चलो, द फर्स्ट ऑपरेटर ए प्रोड्यूसेस 1% डिफेक्टिव आइटम्स। ठीक है, जो ये ए है ना, ये कितनी खराब चीजें बना देता है? 1%, यानी 0.01 प्रोबेबिलिटी है कि अगर ए ने वो चीज बनाई है, मान लो एक बैट बनाने की मशीन है, उसमें लकड़ी आती है, बैट बनाते हैं वो जो ऑपरेटर है ए बी सी, तो मशीन में उसने बैट बनाया, वो बढ़िया नहीं बना, उसके चांस है 0.01। वेयर एज बी एंड सी प्रोड्यूस 5%, ये बेकार वो एम्प्लॉई हैं, बहुत ज्यादा ना लकड़ी बर्बाद करते हैं, ये डिफेक्टिव बैट बहुत ज्यादा बनाते हैं। देखो 5% और 7% डिफेक्टिव है, 0.05 और
0.07। ए इज ऑन द जॉब फॉर 50% ऑफ द टाइम। देखा, ए सबसे बढ़िया है इसलिए मालिक ने उसको सबसे ज्यादा टाइम के लिए रखा हुआ है। यानी ए के वहां प्रेजेंट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.50। आप मशीन में नहीं, आप वो फैक्ट्री में गए, आपको वहां ए मिलेगा, इसके चांस 50% है। असली कारीगर ए है, सबसे ज्यादा टाइम पे वो रहता है और सबसे कम गलतियां करता है। बी इज ऑन द जॉब फॉर 30% ऑफ द टाइम, 0.30। सी इज ऑन द जॉब फॉर 0.20 यानी 20%। अ डिफेक्टिव आइटम इज प्रोड्यूस्ड। भाई साहब, मालिक ने पकड़ लिया है, बैट डिफेक्टिव आया है, उसने बेचा होगा किसी ग्राहक को, वो वापस आया, ये कैसा बैट है, इसका तो वो हैंडल ही निकल गया एक ही दिन में, ये तो बेकार आइटम है। अब मालिक आया गुस्से में, बोला तुमने नाक कटवा दी, बैट खराब बना दिया, ये बताओ कितने % चांस है ये ए ने बनाया है। उसको गुस्सा आ गया, क्योंकि उसको तो ए पे सबसे ज्यादा टाइम उसको काम पे रखता था वो, और इतनी अच्छी उसकी एफिशिएंसी थी, है ना, गलतियां कम करता था। आज वो कह रहा है ये बताओ ये गलती ए से हुई, आज इसको भगा दूंगा मैं बाहर। तो चलो इस बात के चांसेस देखते हैं, है ना। तो कितना इंटरेस्टिंग है, एक्चुअल रियल लाइफ में भी तो ऐसा ही होता है। देखो, प्रोबेबिलिटी दैट वो ए ने बनाया है और वो डिफेक्टिव है, प्रोबेबिलिटी दैट वो ए ने बनाया है और वो डिफेक्टिव है। देखो ध्यान से, तो भाई डिफेक्टिव नीचे है, डिफेक्टिव के सारे तरीके यहां लिखो। सर ए कितने टाइम तक रहता है? 0.5। कितनी गलतियां करता है? 0.01। बी कितनी देर तक आता है? 0.3। कितनी गलतियां करता है? 0.05। सी कितनी देर तक ऑफिस में रहता है? 0.2। कितनी गलतियां करता है? 0.07। और आज कौन फंसेगा? आज ए के फंसने की बारी आई है, तो ए वाला जो है उसको कहां पहुंचा दो? ऊपर पहुंचा दो। 0.5 इंटू 0.01। कैलकुलेशन आप अपने आप करें, आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, बहुत समझदार हैं, थोड़ी हेल्प मैं कर देता हूं। 2 और 3 जीरो हटा दो 5, 2 और 3 जीरो हटा दो, 2 और 3 15, ये लो, ये अपने आप कर लेना। ये है चांसेस कि वो जो गलत बैट बनाया गया उस फैक्ट्री में वो ए ने बनाया है। समझ में आ रही है बात आपको? ठीक है, तो ये ए के मिस्टेक करने के, फॉल्टी आइटम प्रोड्यूस करने के चांसेस हैं। बेस थ्योरम का बढ़िया सवाल। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। प्लीज लाइक करें इन वीडियोस को, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। वेदांतु पंजाब आपके लिए इसी तरह से बहुत सारा कंटेंट लाता रहेगा। हम लोग आपकी सेवा में हाजिर हैं, बच्चों के लिए लास्ट मोमेंट तक लड़ते रहेंगे, उनको वन शॉट्स और किसी भी तरह की आपको हेल्प चाहिए ना, अगर लेट अस से कि आप वेदांतु के स्टूडेंट्स नहीं हो, आप मान लो एनरोल्ड नहीं हो, बट आप इस वीडियो तक पहुंचे, आपके किसी फ्रेंड ने शेयर किया कि वेदांतु में तो बहुत बढ़िया टीचर्स हैं, अच्छे से पढ़ाते हैं, तो हमारा सेंटर ना वेदांतु पटियाला में है। आप कभी भी यहाँ पे विजिट कर सकते हो, किसी भी टीचर से मिल सकते हो, उनसे कोई डाउट ले सकते हो, अनटिल द लास्ट डे किसी भी टीचर से आप कुछ भी पूछ सकते हो। आप अपने एग्जाम में बढ़िया परफॉर्म करो, ये हमारा एम है। वेदांतु तो ऑलवेज आपके लिए अवेलेबल है। तो ये चैनल वेदांतु पंजाब आपके लिए बढ़िया बढ़िया कंटेंट लाता रहेगा। आप हमारे साथ जुड़े रहें, इसी तरह से अपनी पढ़ाई करते रहें। थैंक यू गाइस।